नमस्कार भाइयों बहनों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है आने के लिए। पूरे विश्व में कहीं से भी देख रहे और सुन रहे मुझे इस वीडियो में आप सभी भाइयों का, बहनों का एवं प्रिय दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं दोस्तों, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है। स्पेशली इंडिया कंट्री के जितने भी लोग इस वीडियो में हैं, आप इंडिया देश में कहीं भी रहते हो, हरियाणा में, झारखंड में, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, या फिर कोई कोई सी भी जितनी भी यूटीज़ हैं इंडिया देश में, या कोई सा भी ऐसा राज्य है जहाँ से भी आप लोग मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है। आपको बता दूँ दोस्तों, आप सभी के लिए एक रिक्रूटमेंट आउट हुआ है, एक वैकेंसी आउट हुई है, ठीक है, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई, जिसको सब लोग शॉर्ट में कहते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मतलब टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा परसेंट ऑफ ये जो बैंक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का जानना ज़रूरी है कि आप लोग फॉर्म भरने जाओगे तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी है कि ये वैकेंसी गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है, ठीक है। तो वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपके लिए इस वीडियो में रिक्रूटमेंट रहेगा एक बैंक के अंदर, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि एक गवर्नमेंट बैंक है, आप कह सकते हो गवर्नमेंट बैंक, हालांकि फुल्ली ओन्ड गवर्नमेंट नहीं है। मतलब आप अगर ये जानना चाहते हो, मैं आपको बता दूँ, इस बैंक के 60 to 70% के लगभग स्टेक जो है, यानी ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट की है, इंडिया गवर्नमेंट यानी कि सरकार जो इंडिया की है उनकी है, और बाकी और जो भी स्टेक होल्डर हैं इसके अंदर उनकी है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग कह सकते हो कि ये बैंक गवर्नमेंट है, इतना आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर 606, ध्यान से सुने, 606 वैकेंसी एक रिक्रूटमेंट आउट हुई है आप सभी के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। 606 लोग रिक्रूट होंगे इन वैकेंसियों पर। टोटली ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया मतलब वो कैंडिडेट किसी भी जगह रहता है पूरे इंडिया देश में, किसी भी गली में रह रहा है, किसी भी जगह रह रहा है पूरे इंडिया देश में, वो फॉर्म भर सकता है इन वैकेंसियों पर, ठीक है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ, इसका पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, सैलरी कितना मिलेगा, पोस्ट कौन कौन सी है, वैकेंसी किस तरीके से है, SC ST UR कैटेगरी EWS किसकी कितनी वैकेंसियाँ हैं, और बेनिफिट क्या है अप्लाई करने के, साथ में क्या ये बैंक सही है जॉब करने के लिए, ये चीज़ें आपको बताऊंगा। प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें सिलेक्शन जो होगा, क्या कोई एग्ज़ाम हो रहा है, अगर एग्ज़ाम होता है तो उसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सारा कुछ बताऊंगा। मतलब फॉर्म आप लोग भरने जाओगे तो फॉर्म भरने से लेकर आप लोगों को जॉब मिलने तक का प्रोसेस दूंगा, और इसके साथ साथ आपको फॉर्म भरने का भी वीडियो दे दूंगा, जिससे कि लोगों को आसानी रहे। 606 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी, पूरे इंडिया से कहीं से भी कैंडिडेट फॉर्म भर के इन वैकेंसी को ले सकता है, ठीक है। फॉर्म के डेट जल्द ही क्लोज होंगे, तो जल्द ही जाकर अप्लाई करना शुरू कर सकते हो आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो ध्यान से सुने सारी जानकारी इस वीडियो में। इस वीडियो के सही नीचे आप लोग देखोगे मैंने आप लोगों को वेबसाइट लिंक, नोटिफिकेशन लिंक, अप्लाई लिंक, और भी अगर कोई लिंक इस जॉब से जुड़ा हुआ हुआ तो वो सारे ही इस वीडियो के नीचे आप लोगों को जल्द ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ से। चलिए, मैं सारा कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है इस बैंक का। ये बैंक गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग लिखा ही है, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी कुछ लोग ऐसा ना कहें कि यार ये तो गवर्नमेंट नहीं है, हमने देखा इस बैंक के बारे में, तो मैंने आपको जैसा कि बता दिया कि स्टेक पर निर्भर करता है, जितने ज़्यादा ओनरशिप ऑफ स्टेक जिसके पास होते हैं उस साइड में जाता है उसका ओनरशिप। अगर इस बैंक के ज़्यादातर स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये बैंक कहीं ना कहीं हम इसको गवर्नमेंट मान रहे हैं, ठीक है। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले आपके साथ नोटिफिकेशन डिस्कस होगा और इसके सही बाद आप लोगों को फॉर्म फिलअप दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस बैंक को भारत सरकार का उपक्रम है ये, मतलब कि उपक्रम, उपक्रम मतलब हो जाता है अंडरटेकिंग। इनको चाहिए ह्यूमन रिसोर्स विभाग में, अपने बैंक के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में, मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट डिवीज़न में, इसके अंदर इनको रिक्रूटमेंट करनी है। इनका सेंट्रल ऑफिस मुंबई में है। आपको बताता चलूँ, ये बैंक जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट इस साल का रहेगा। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, आपने याद हो आप लोगों को
आप लोग इन फील्ड्स के ये जो फील्ड में जिसमें रिक्रूट करेंगे आप लोगों को, उसके अंदर आप लोगों को स्पेशलिटी होनी चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ठीक है, आप लोगों को अगर इसकी प्रिपरेशन चाहिए तो आप बताएं, तभी आपको दे देंगे। आप देखिए मोस्टली बैंकिंग वालों का सबका एक जैसा ही रहता है, क्योंकि अलग अलग बैंक हैं, अलग अलग ओनरशिप्स हैं, अलग अलग लोग चला रहे हैं बैंक को। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि बैंक के अंदर काम वही रहता है। ठीक है, बैंक का काम क्या है, लोन देना, सर्विस देना, इंश्योरेंस, मतलब जो भी आपके बैंक के अंदर आ जाते हैं वो सारे सर्विस। ठीक है, बहुत से सर्विस ऐसे हैं जो कि बैंक के नहीं होते, वो अलग चीज़ों में चले जाते हैं। तो जितने भी बैंक सर्विस देता है तो मैं उसके हिसाब से बता दूं, एसओ की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाला गया है। एक पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक है, इंडिया देश का गवर्नमेंट, वो भी पीएसयू में आता है। और उसके अंदर भी बैंक के अंदर एसओ की वैकेंसी आई है, उसमें उसमें ज़्यादा वैकेंसी आई है, इसमें कम आई है। हालांकि ये बैंक लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं उसके कंपैरिजन में। ठीक है, लोग इस वाले बैंक को ज़्यादा जानते हैं या इस वाले बैंक की साइड में ज़्यादा जाना चाहते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी एक अच्छा खासा नाम है, अच्छा खासा रेवेन्यू है बैंक का, और अच्छी खासी जो है लोगों के सामने इसकी पहचान है इस बैंक की, इंडिया पूरे देश में। मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोगों का जानना जरूरी है कि आप किसी पे भी जाते हो वैकेंसी पे, तो उसकी किस तरीके से पहले वो बैंक का परफॉर्मेंस रहा है। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आपका जो रहेगा फॉर्म भरने के लिए, पेमेंट फीस करने, फीस की जो आप भरोगे अपनी इस फॉर्म की, वो आपको बता दूँ 3 फरवरी से फॉर्म चालू हो गया। आप कहोगे अब 3 दिन पहले ही फॉर्म चालू हो गया, हाँ भाई 3 दिन पहले ही फॉर्म चालू हो गया, लेकिन इसमें 23 फरवरी तक आपके पास समय है। अगर आप लोग शेयर करोगे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा, तो जितना जल्दी लोगों तक पहुंच जाएगा वो लोग अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ इंडिया के लोग, थोड़ा आगे बढ़ूंगा मैं इसमें। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हेयर इन आफ्टर कॉलिंग द बैंक अ लीडिंग लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक है ये, विद सेंट्रल ऑफिस उसका मुंबई मुंबई में है। मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये बैंक जो है इंडिया देश के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में इनका हेड ऑफिस है या सेंट्रल ऑफिस है। ठीक है, जहाँ से बैंक पूरे अपने ब्रांचेस को इंस्ट्रक्ट करता है और वो ऑपरेट करते हैं इस तरीके से। और बाकी ये पैन इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में भी इसके जगह जगह ब्रांच है इस बैंक के। एज वेल एज ओवरसीज प्रेजेंस इनसाइड इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट स्पेशलाइज्ड सेगमेंट। मतलब कि यहाँ पर पोस्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा, ये पोस्ट कोड है। जब आप अप्लाई करने जाओगे तो ये पोस्ट कोड डालकर आप लोग फॉर्म भरोगे। ठीक है, इनको ये पोस्ट कोड यहाँ पर लिखे हैं कौन कौन से पोस्ट रिक्रूट करने। देखिए स्केल होते हैं, मैं आपको बता दूं बैंकों के अंदर भी, जैसे आप देखोगे गवर्नमेंट जॉब में होता है ग्रुप A B C D, लेवल 1 लेवल 2 इस तरीके से होते हैं लोग रिक्रूट। उससे ये पता लगता है ये कितने बड़े लेवल का ऑफिसर है, कितनी ज़्यादा सैलरी ले रहा होगा, या कितने इसके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड होंगे, या कितने ज़्यादा इसके पास काम होंगे। तो वो सब आप लोग इससे भी समझ सकते हो। देखिए स्केल ग्रेड होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है SMGS, इसका मतलब मैं आपको ये बताऊंगा ये 4 है। इसी तरीके से इनका MMGS 3 है, इसीलिए MMGS 2 है। तो इस तरीके से ये लोग कई लेवल के लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। J, M और S तीनों ही लेवल के इन्होंने रिक्रूटमेंट करने हैं। ठीक है, आपको यहाँ से सैलरी दिख रही होगी, ये बेसिक पे, मतलब कह रहे हैं कि शुरुआत में ही हम आपको इतना दे देंगे। ठीक है, ये वैकेंसी आप लोग यहाँ से समझ सकते हो, और नीचे टोटल वैकेंसी आप समझ सकते हो। सबसे पहले आप देखो, अगर आप लोगों को चीफ मैनेजर बनना है इधर इनके आईटी में, मतलब इस बैंक के चीफ मैनेजर बनना है आईटी सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट में, तो आप लोगों को बता दूं आपकी SMGC लेवल 4 में ग्रेड के अंदर वैकेंसी आई है। आपकी सैलरी 76,000 से शुरू होगी और वो 90,000 तक जाएगी। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को शुरुआत में ही इस पोस्ट पर 80,000 रुपीज़ मिलेंगे। ऐसे सिर्फ 2 ही लोगों को मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से चीफ मैनेजर आईटी इनको चाहिए क्वालिटी एश्योरेंस लीड के अंदर, जिसके अंदर ये सेम सैलरी देंगे, एक ही कैंडिडेट को रिक्रूट करेंगे। इस तरीके से आप लोग समझ लेना। अब मैं आपको ये वाले लेवल की बताता हूँ। इस वाले लेवल में आप देखोगे इसमें ये इसकी सैलरी, इनकी सैलरी कम होगी। इनकी सैलरी आप देख सकते हो 63,000 से शुरू होगी और वो 80,000 तक जाएगी, यानी इनको 65 से लेकर 70,000 पर मंथ मिलेंगे। ये पोस्ट में जो भी कैंडिडेट जाएगा वो सीनियर मैनेजर होगा, सीनियर मैनेजर से ऊपर चीफ मैनेजर होता है। ठीक है, हाँ तभी देखिए उस सैलरी में फ़र्क आपको बता देगा कि कौन सी पोस्ट बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, तो ये लेवल 4, मतलब इनकी 4 वैकेंसी आई है। इस तरीके से आप लोगों को समझनी होंगी सारी पोस्टों को। इनको सीनियर मैनेजर रिस्क में भी चाहिए, सब तरह से इनको रिक्रूट करने हैं लोग। मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसी के अंदर लेवल 2 है, जिसके अंदर ये 50,000 से लेकर 60,000 तक का, 70,000 तक का सैलरी देंगे। यानी कि इस वाले कैंडिडेट को जो कि
मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जानता है, मोबाइल ऐप बनाना जानता है, ऐप डेवलपर है, फ्रंट एंड उसको आता है कैंडिडेट को, तो उसको मैनेजर आईटी के अंदर रिक्रूट करा जाएगा और उसको सैलरी दे रहे हैं। वैकेंसी 2 ही निकाली है, आप देख सकते हो सैलरी कितना सही है, 50 से 70 हज़ार मिलेंगे। मैनेजर आईटी एपीआई प्लेटफॉर्म और इंजीनियर इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट इनको चाहिए, सेम वही सैलरी इसको भी देंगे। अगर आप ये जानना चाहते हो कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में है, कौन से पोस्ट पे अप्लाई करें, देखिए अगर आप लोगों को सैलरी साइड में भागना है, अगर आप ऐसी क्वालिफिकेशन रख रहे हो जो इनमें से मोस्ट ऑफ द पोस्टों में आपकी है, तो ऐसे में आप लोग क्या करो, उस पोस्ट की तरफ जाओ जहाँ पर सैलरी ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा आप लोग इस तरीके से प्रेफरेंस दो जहाँ पर वैकेंसियाँ ज़्यादा है। जैसे देखिए यहाँ पर 371 लोग रिक्रूट कर रहे हैं, इनको सैलरी ये 50 से 70 हज़ार दे रहे हैं इधर इस पोस्ट पर, जिसमें ये लोग मैनेजर क्रेडिट के अंदर रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको क्रेडिट के अंदर ज़्यादा लोग रिक्रूट कर रहे हैं, तो ये भी सैलरी सही है, आप लोग इधर भी भाग सकते हो या जा सकते हो, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर इनको फॉरेक्स में चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर इनको टेक्निकल ऑफिसर में चाहिए, आर्किटेक्ट में भी चाहिए और सिविल इंजीनियर भी इनको रिक्रूट करना है असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट पे, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो कैंडिडेट को सैलरी मिलेगी 36,000 से उसकी सैलरी शुरू होगी और ये 65,000 तक जाएगी, यानी कि करीब करीब आपको 40 से 50 हज़ार तक इसमें मिल सकते हैं इस पोस्ट पर। तो ये आपके टोटल 606 लोग रिक्रूट होंगे इस बैंक में। इस बैंक की ऑल इंडिया प्रेजेंस है, ये ऑल इंडिया में जगह जगह हर बड़े बड़े शहरों में देखने को मिल जाएगा। इन एडिशन इन्होंने एक चीज़ और कही है, स्पेशल अलावेंस होता है यहाँ पर काम करने वालों को, महंगाई भत्ता डियरनेस अलावेंस, अगर महंगाई हो जाए जिस एरिया में कैंडिडेट की जॉब है और उधर देखा जा रहा है कि लोग काफ़ी महंगाई का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों को उस महंगाई से निकलने का मौका मिल जाएगा, डियरनेस अलावेंस आपके जॉब के कारण। एंड अदर अलावेंस विल बी पेएबल एज पर, और बाकी अलावेंस भी यहाँ पर मिलते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, द ऑफिसर विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर एमेनिटीज लाइक रेजिडेंशियल क्वार्टर्स मिलते हैं, रहने के लिए क्वार्टर मिल जाते हैं आप लोगों को, और इसमें बता दूं लीज रेंट मिलता है इन ल्यू ऑफ क्वार्टर्स, और एलएफसी और रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल और हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अदर परसिक्वाइड्स होती हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो इसके अलग मिलती हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा है, द ऑफिसर, देखिए ऑफिसर आप देखो यहाँ पर जितने भी पोस्ट आप देख रहे हो ना, इसमें जितने भी ऑफिसर्स वाले पोस्ट है, देखिए जैसे ये ऑफिसर है, ठीक है, ये ऑफिसर वाला पोस्ट है, आप देखोगे जितने भी ऑफिसर्स वाले पोस्ट होते हैं उनको जनरली ये बैंक उनको जो है रहने के लिए क्वार्टर्स भी देता है जो इस बैंक के द्वारा होते हैं, ठीक है। उसमें आप लोग रह सकते हो उसमें, और उसका सारा कुछ जो आपका रहता है हाउस रेंट अलाउंस और ये सारी चीज़ें हो सकता है वो बैंक ही पे कर दे। तो इतनी सारी फ़ायदे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि सैलरी के ऊपर अगर आप सारे बेनिफिट मिला लो और सबसे कम पोस्ट वाली अगर बात करें सैलरी के हिसाब से, तो आप ये वाले पोस्टों पे अगर जाते हो, ये सबसे कम सैलरी वाले हैं जो कि 40,000 शुरू में 40,000 दे रहे हैं। तो बाकी अलाउंस और सब कुछ मिला लो आप लोग, तो आप लोगों को बता दूं कम से कम पोस्ट वाले पे भी आप जाते हो तो 50,000 से ऊपर ही आप लोगों को पर मंथ जो है बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। अब मैं एक बार कैंडिडेट्स को क्लियर करता चलूँ, अगर आप चीफ मैनेजर आईटी में जाते हो सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट में, तो आपकी जो वैकेंसी 2 हैं वो टोटल यूआर कैटेगरी वालों को मिलेंगी। अगर आप ये वाली वैकेंसी पे जाते हो 371 वाली पे, तो इसमें से 149 तो यूआर से रिक्रूट होने हैं, ईडब्ल्यूएस से 38 लोग रिक्रूट होने हैं, ओबीसी से 100, एससी एसटी में भी आप समझ सकते हो, और डिसेबल्ड वाले भी जितने लोग हैं वो वीआई और एचआई और ओसी और एमओडी वाली वैकेंसियों को जल्द से जल्द समझ लें, ठीक है। वीआई मतलब विजुअली इम्पेयर्ड हो जाता है, मतलब कि वो लोग दृष्टि के तरीके से कहीं ना कहीं वो डिसेबल्ड हैं, या तो वो कम देख पा रहे हैं वो नहीं देख पा रहे हैं, यही 2 कंडीशंस हो सकती हैं। तो दोनों चीज़ें आप यहाँ से सारी रीड कर लो कि कितनी वैकेंसी किस तरीके से यहाँ पर लिखी हुई है। थोड़ा मैं आगे चलूँगा दोस्तों यहाँ पर कुछ बताने के लिए, जैसे कि इवेंट मतलब कि कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, तो 23 फरवरी लास्ट डेट है, तो जल्दी जल्दी फॉर्म भर लें। एलिजिबिलिटी मैंने जैसा कि बताया है कि ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं। आप देखो यहाँ पर लिखा है, थोड़ा नीचे आता हूँ मैं इसके अंदर, नेशनैलिटी आप देखोगे कैंडिडेट का इंडिया देश से होना जरूरी है नागरिक। अगर वो दूसरे देशों का है, जैसे वो नेपाल का है या भूटान का है या फिर वो तिब्बत जगहों से आ गया है इंडिया में, ठीक है, और वो इस दिन से पहले आ गए हैं, तो वो लोग फॉर्म भर देना। अब आप कहोगे इस दिन से पहले हम आ गए, मतलब आपके जो फैमिली में
जो पहले के लोग हैं वो लोग अगर इस दिन से पहले यहाँ आ गए थे इंडिया में और आप उन्हीं के फैमिली से हो तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। प्लस वो लोग हैं जो इंडिया में आ गए हैं, पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका और ये बाकी जितने भी देश, तमाम देश जितने भी लिस्ट में डाले गए हैं, अगर आप लोग इधर से आ गए हो तो आप भी फॉर्म भर सकते हो। अगर आप इंडिया में परमानेंट, मतलब परमानेंटली रहने का मतलब क्या है, अब ये कौन सा रहना हुआ परमानेंट टेम्परेरी। भाई देखिए, आप इंडिया में रह रहे हो, आप लेकिन इन देशों से आए हो, लेकिन आपने यहाँ पर ये कह दिया कि हम यहीं रहेंगे, ठीक है, हम इस इंटेंशन से आए हैं और इसके आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो आप परमानेंट सेटल्ड हो गए हो इंडिया में, इसका मतलब ये हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ देने होंगे, उसके बाद आप लोग भी फॉर्म भर सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि पूरे वर्ल्ड से, पूरे ब्रह्मांड से, पूरे दुनिया में कहीं से भी कैंडिडेट इस वैकेंसी पे फॉर्म भर सकता है। बस शर्त ये है कि या तो वो इंडिया का नागरिक हो, अगर वो अन्य देश का है तो वो इंडिया में रह रहा हो, उसके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ हो कि वो अब इंडिया में ही रहेगा, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है, एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बताता चलूँ, चीफ मैनेजर आईटी पोस्ट के लिए 30 से 45 एज चाहिए, मतलब 30 अगर उसकी एज नहीं है तो वो फॉर्म ना भरे, 30 कम से कम इनको चाहिए और 45 मैक्स टू मैक्स चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है कि कैंडिडेट ने बीएससी करा है या बीई बीटेक करी है डिग्री कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग करी है उसने, या फिर उसने आईटी करा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या किसी भी यूनिवर्सिटी से पूरे थ्रू आउट द इंडिया, पूरे इंडिया देश में, तो वो फॉर्म भर सकता है। मान के चले आपके पास एमसीए की डिग्री है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो इस पोस्ट के लिए। ठीक है, प्लस यहाँ पर अगर आपने एमटेक करा है, एमएससी करा है, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, आप लोगों के कम से कम 60% मार्क्स हों इस ग्रेजुएशन में। अगर आप डिसेबल्ड हो तो 55% मार्क्स आपके चाहिए। मैं एक चीज़ और बता दूं, डिज़ायरेबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये है, आपको रेड हैट ओपन शिफ्ट के अंदर और AWS में और एजर और अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के अंदर, इनमें से किसी भी एक में आप लोगों का जो है एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेड हैट क्या है, ये हैकिंग से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, रेड हैट है, इस तरीके से हैकिंग से जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं। अगर इनमें से आपके पास AWS है, अमेजोन का है ये AWS और अजर, इनमें से आप लोगों को जिनमें से किसी भी एक चीज़ में आपकी अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये डिज़ायरेबल है, मतलब कि एसेंशियल वाली वो है जो ज़रूर चाहिए, डिज़ायरेबल नहीं है तो भी वो काम चला लेंगे। मिनिमम एक्सपीरियंस ये चाहिए कि 10 साल कैंडिडेट ने जो है कर लिया हो और उसमें इस 10 साल में से 6 साल उसने एक्सपीरियंस करा हो डोमेन में। डोमेन मतलब कि इसी के अंदर जिस फील्ड में ये लोग मान रहे हैं उसके अंदर आपका 6 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 4 साल अगर किसी और चीज़ में भी एक्सपीरियंस कर लिया है वो भी ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। डोमेन एक्सपीरियंस में आप लोगों की सारी चीज़ें लिखी हैं कि आपको किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस अगर ऐसा है कि अगर ये सब चीज़ें आती है तो अच्छी बात है, और बेसिकली अगर आप सीख भी लेते हो तो काफ़ी अच्छी हैं। डेव सैक ओप्स पाइपलाइंस, अब ये देखिए पाइपलाइंस वो दूसरी पाइपलाइन वाली नहीं है, पाइपलाइन टर्म्स आपकी जो है आईटी के अंदर जो है आता है। ठीक है, इसके अंदर ये सब अलग चीज़ें हैं। मैं आपको बताता चलूँ, चीफ मैनेजर आईटी अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस लीड में जाओगे तो आप लोगों की 30 से 45 एज ली जाएगी। क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ से रीड कर लेना, बेसिकली ग्रेजुएट, मास्टर्स, पीएचडी तक के लोग यहाँ पर रिक्रूट हो रहे हैं विद क्वालिफिकेशन विद द एक्सपीरियंस इन द डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन बेसिकली ये है जिस पोस्ट के लिए रिक्रूट करेंगे उसके अंदर। ठीक है, हाँ, जिस पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा है उसमें होना ही चाहिए। तो आप लोग सारी चीज़ एक बार यहाँ से रीड कर सकते हैं, सब कुछ आपके सामने ही है। किसी में एज 28 मांग रहे हैं कम से कम, किसी में 30 मांग रहे हैं, तो उसका उसका थोड़ा सा सभी लोग ध्यान रख लें। चले हम आगे चलते हैं इसी के अंदर। सीनियर मैनेजर में आप लोग देख सकते हो ग्रेजुएट चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, मतलब हो जाता है किसी भी फील्ड में। मान के चले आपने बीबीए करा, बीकॉम करा, बीएससी करा, एलएलबी करा, कोई सा भी ग्रेजुएशन कर लिया तो आप फॉर्म भर देना। ठीक है, इस तरीके से। एंड आपका सर्टिफिकेट रहे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क के अंदर। ठीक है, तो आप लोग इस वाले पोस्ट पे जा सकते हो। एक्सपीरियंस अलग है, देखिए एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन दोनों ही चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना। मैं आपको बता दूं, जहां पूरे नोटिफिकेशन के अंदर जिधर जिधर भी एंड दिया है, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट दोनों ही होना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी पॉइंटों के बीच में और दे दिया गया है तो उन सारे पॉइंटों में कोई एक चीज़ फुलफिल हो जाए तो भी वो एक्सेप्ट होगी। ठीक है, और एसेंशियल वाले वो क्वालिफिकेशन है जो जरूर चाहिए, और डिज़ायरेबल मतलब वो है कि अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तब भी वो एक्सेप्ट हो जाएगा कैंडिडेट। ठीक है, देखिए सीए लोग भी यहाँ रिक्रूट हो रहे हैं, मैनेजर आईटी फ्रंट एंड मोबाइल डेवलपर्स को रिक्रूट करना है इनको।
देखिए कितने सारे पोस्ट हैं, आप देख सकते हो। इस बैंक को बहुत लोग रिक्रूट करने हैं, मतलब बहुत फील्ड से लोग रिक्रूट करने हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। मेनली यहाँ पर किसी भी फील्ड से आने वाला ग्रेजुएट भी, किसी भी फील्ड से आने वाला बैचलर भी, कैंडिडेट भी यहाँ पर वैकेंसियाँ ले सकता है, जैसा कि आप लोगों को सब दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब हो गई हमारी क्वालिफिकेशन। देखिए कुछ पोस्टें ऐसी भी है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई हमें, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या हमें ऐसी पोस्टें हैं यहाँ पर जो बिना एक्सपीरियंस वाली मिल जाएंगी? तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देखो। देखिए इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप देख सकते हो डिग्री इन इंजीनियरिंग। देखिए ये वाला पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स में इनको चाहिए, तो ग्रेजुएट किसी भी फील्ड का कैंडिडेट ले लिया जा रहा है इस पोस्ट पे। ठीक है, साथ में वो कह रहे हैं फुल टाइम एमबीए करा है या इनमें से कुछ भी करा है तो वो कैंडिडेट फॉर्म भर दे, प्लस उससे एक्सपीरियंस नहीं हम मांगेंगे कि हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आपने एक्सपीरियंस करा है, बस आप पास आउट हो तो आप फॉर्म भर दो। ठीक है, अब एक चीज़ और आगे आ जाती है कि लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कुछ चीज़ें कि ये क्या एमबीए वाला फॉर्म भर सकता है, एमएससी वाला मतलब मास्टर ऑफ साइंस, और ये सारे जो कोर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, पीजीडीबीएम मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो जाता है, पीजीडीबीएम मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये सारे कोर्स आ गए लिस्ट में। इन केस मान के चले डुअल स्पेशलाइजेशन, मतलब कि एक से ज़्यादा, जैसे कि ये दोनों है, मान के चलते हैं वन ऑफ द फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन शुड बी इन द फील्ड इज प्रेस्क्राइब्ड, जो सी मांगी गई है। इन केस ऑफ मेजर और माइनर स्पेशलाइजेशन, मेजर स्पेशलाइज्ड should be in the stream prescribed, candidate having post graduate degree एमएमएस या फिर देखिए एमएमएस या फिर एमबीए, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है, या फिर पीजी डिप्लोमा है विद मोर देन, अगर किसी के पास डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा है विद मोर देन 2 स्पेशलाइजेशन के साथ, तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं आपके पास अगर मान के चले हमें एमबीए वाला रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास तो एमबीए भी है प्लस आपके पास दूसरी क्वालिफिकेशन भी है, और ये तो दो तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, चलिए 2 क्वालिफिकेशन कैंडिडेट ने कर ली, 2 से ज़्यादा क्वालिफिकेशन कैंडिडेट ने कर ली है, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। बेसिकली किसी भी पोस्ट पर हमें कैंडिडेट जो रिक्रूट करना है, अगर उसके पास 2 से ज़्यादा क्वालिफिकेशंस वाली डिग्रियां हैं तो वो फॉर्म नहीं भरेगा। सेम डिप्लोमा के लिए भी लागू होगा। मतलब ये सिंपल कह रहे हैं कि आपको जिस पोस्ट के लिए रिक्रूट कर रहे हैं उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा भी है तो इतना याद रखें कि एक ही ज़्यादा हो, ऐसा ना हो कि आपने लाइनें लगा रखी हो क्वालिफिकेशन की, नहीं तो आप लोग फॉर्म इसमें नहीं भरोगे, आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अब लोगों को ये आ जाता है कि कट ऑफ डेट बता दो, तो कट ऑफ डेट मैं बताता चलता हूँ। 1 फरवरी 2024 में जो भी आपका एज है वही एक्सेप्ट होगा हर पोस्ट के लिए। जितनी भी एज जिस भी पोस्ट पर ली जा रही है वो उसी दिन से ली जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने थोड़ा अलग रखा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनकी जो एक्सेप्ट हो रही है वो आपकी 23 फरवरी से एक्सेप्ट हो रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। क्वालिफिकेशन जो पढ़ाई वाली है उसको इन्होंने डेट एंड वाला रखा है फॉर्म का, और 1 फरवरी इन्होंने एज के लिए रखा है, तो मुझे ये बैंक की ये वाली बात थोड़ी सही लगी है। ठीक है, तो एक बार ये सारे पॉइंट आप लोग रीड कर लो। अभी ऐसे लोग भी होंगे जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड होंगे, कहीं ना कहीं बेसिकली काम कर रहे होंगे गवर्नमेंट सेक्टर में, स्टेट गवर्नमेंट के में, यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर कहीं भी पूरे इंडिया में किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी कुछ पॉइंट है, आप लोग एक बार देख लें। ठीक है, आगे मैं थोड़ा लेकर चलूँगा इसके अंदर। देखिए इनको आपको बता दूँ, जहाँ भी लोगों ने एक्सपीरियंस करा है, वर्क एक्सपीरियंस जिनका भी है, उनको अपने सैलरी स्लिप देनी होगी। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर्स, पे स्लिप कि आपको सैलरी मिलती थी कितनी मिलती थी, उसके डिटेल्स आपको देने होंगे, जिससे कि ये प्रूफ हो कि सही में कैंडिडेट ने वर्क एक्सपीरियंस करा है। ठीक है, आपको बताता चलूँ रिलैक्सेशन, हर कैंडिडेट को, पूरे इंडिया के हर कैंडिडेट को 5 साल SC ST में, OBC में 3 साल और 10 साल डिसेबल्ड वाले को अपर एज में फ़ायदे मिलेंगे। तो सभी लोग यहाँ से सारे पॉइंट एक बार रीड करें, हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम समझते हैं आप लोग ये सब रीड कर सकते हो। डिसेबल्ड वाले सब अपने पॉइंट रीड करें, एक्स सर्विसमैन वाले भी। स्क्राइब में आपको बता दूं, अगर आप डिसेबल्ड हो और अपना एग्जाम, अगर आप देखिए आपको स्क्राइब यूज़ होगा, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जाम हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। अगर होता है तो आप लोग स्क्राइब यूज़ कर सकते हो। स्क्राइब होता है सेकंड पर्सन, मतलब कोई आपके अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट हो, वो महिला पुरुष कोई भी हो सकती है, उसकी मदद लेकर आप अपना एग्जाम करवा सकते हो उससे। ठीक है, उसके लिए एक डिक्लेरेशन देना होता है कि आप लोग डिसेबल्ड हो, अपना एग्जाम नहीं कर सकते। खुद के पैसों पर, खुद के INR पर आप लोगों को अरेंज करना है लोगों को, तभी आप लोग ये सब करा पाओगे। ठीक है, INR मतलब इंडियन नेशन रुपीज़। ठीक है, उसके बिहाफ पर आप लोग अरेंज करा लेना। आप लोगों को बता दो डिसेबल्ड वालों को 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है पर आवर में एग्ज़ाम के दौरान। ये सब होता ही है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल है।
थोड़ा आगे चलते हैं हम, ये सारे पॉइंट आप लोग एक बार रीड कर लो, डिसेबल्ड वालों के लिए रहेंगे। प्रोबेशन पीरियड में बता दूं, जितने भी लोग यहाँ पर वैकेंसी पर सिलेक्ट होंगे उनका 2 साल तो प्रोबेशन रहेगा, मतलब कि 2 साल उनका जो है ऐसा साल रहेगा शुरू के 2 साल जॉब मिलने के बाद, जिसमें जो ये कंपनी है, बैंक एक्चुअल में हम इसको कंपनी मान लेते हैं, तो ये जो बैंक है जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ये क्या करने वाले हैं, ये 2 साल शुरू में हर पोस्ट वाले कैंडिडेट पर अच्छे से नज़र रखेंगे कि वो काम कैसा कर रहा है। उसको हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया जाए, ये देखने के लिए कि उसको सही में वो काम आता है नहीं। मान के चलते हैं वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं वो काम करने में फेल होता है या अच्छे से सर्विस नहीं दे पाता है, तो वो बाहर भी हो सकता है जॉब से। 2 साल अगर उसने सर्विस सही से दिया तो उसके बाद उसकी ये वैकेंसी परमानेंट मानी जा सकती है। अब आप कहोगे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद सभी लोग बैठकर एक ग्रुप डिस्कशन कर देंगे, और उसके बाद स्क्रीनिंग होगी एप्लीकेशंस की, कि चेक होंगे भाई किसने फॉर्म सही भरे, सारे डिटेल सही है कि नहीं, उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद हो सकता है इंटरव्यू ले लें, इंटरव्यू नहीं भी लेंगे, इंटरव्यू तभी होगा जब कैंडिडेट के फॉर्म ज़्यादा आ जाते हैं, जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे ना तब इंटरव्यू, मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोगों में इंटरव्यू हो सकता है, ये देखने के लिए कि भाई कम लोग करने हैं, क्योंकि हमें जितनी वैकेंसी है उतने लोगों को ही जॉब देनी है। अगर लोग कम होंगे तो ऐसे में इंटरव्यू ना हो सकता है कुछ ही चीज़ें होकर आपकी रिक्रूटमेंट हो जाए। अब मैं आपको बता दूं ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसमें जो एग्ज़ाम होगा हर पोस्ट कोड का अलग अलग है। जो पोस्ट कोड 1 से लेकर आपको दिखते हैं 16 तक, उन सारे पोस्ट कोड का एग्ज़ाम, सभी का एग्ज़ाम ऑनलाइन होना है कंप्यूटर पर। आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट, जैसे कि आप लोग मैनेजर की पोस्ट लोगे आईटी में, तो आप लोगों को मैनेजर आईटी के रिगार्डिंग ही उस पोस्ट के अंदर ही सारा कुछ पढ़ना होगा। जैसे आप आर्किटेक्ट का लोगे तो आर्किटेक्ट का ही सारा आपका सिलेबस आएगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैनेजर हम हटा ले अगर, बाकी जो और ऑफिसर्स के पोस्ट है उसमें भी उन्हीं के पोस्ट का सिलेबस पूछेंगे। 1 से लेके 16 पोस्ट जितने भी आपको ऊपर दिखते हैं उनके 100 एमसीक्यू आने हैं। एमसीक्यू मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है, आपको बताना है कौन सा सही है। इस तरीके से पूरा पेपर दे देना है, एंड में जाकर वो आपका एग्जाम चेक करेंगे, हो सकता है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, वो मैं आपको भी जल्दी बता रहा हूँ। देखिए 100 पेपर आ रहे हैं 200 नंबर में, यानी हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का आएगा। टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे का दे रहे हैं, मतलब कि 2 घंटे में पूरा एग्जाम कंक्लूड कर देंगे, ठीक है, ऑनलाइन में। ये चीज़ और आपको बता दूं, पोस्ट कोड 17, 18 से लेकर 21 तक जितने भी हैं ऊपर, उसका भी ऑनलाइन एग्जाम होना है, जिसमें आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और प्रोफेशनल नॉलेज रेलेवेंट उस पोस्ट से जुड़ी हुई और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन देने हैं। तो टोटल आपको बता दूं इसमें भी आपका 50 क्वेश्चन तो फिर भी यहाँ पर आ ही जाएंगे आपकी जो उस पोस्ट की नॉलेज के बेस पर है, ठीक है। तो टोटल इस तरीके से 100 क्वेश्चन पूछ लेने हैं इनको। देखिए 100 नहीं है, ये 150 है, इनके क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, 150 क्वेश्चन इनको देने हैं, लेकिन ये 200 मार्क्स में ही देने हैं। अब आप कहोगे इनका डिवीजन कैसे है, तो आप देखो यहाँ पर ये 50 क्वेश्चन नॉलेज वाले जो आपकी उस पोस्ट की होगी वो तो आ जाएंगे आपके 100 मार्क्स के, यानी कि वो क्वेश्चन हर 2-2 नंबर का होगा, बाकी सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के ही होंगे। तो इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन 2-2 नंबर से हो गए 100 नंबर के, ठीक है। और बाकी बाकी वाला पेपर जितने बाकी सारे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो गए, 1-1 नंबर के वो हो गए, ठीक है। इस तरीके से रहेगी। क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आप लोगों को, ये इन्होंने बताया है। पेनल्टी में बता दूं, देयर विल बी पेनल्टी रॉन्ग आंसर की, कोई कैंडिडेट किसी क्वेश्चन का आंसर गलत कर देगा तो उसके 1/4 नेगेटिव में जाएंगे, मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर 2 मिल रहा है सही करने पर मार्क्स, तो उसका गलत करने पर 0.5 उसका डिडक्ट होगा सही आंसर्स में से। इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग चलेगी। पर्सनल इंटरव्यू बनेगा कैटेगरी वाइज लोगों का, जितने भी लोग पास कर जाएंगे इस एग्जाम को, एक ये कट ऑफ डिसाइड होगी, उसके बाद ये इंटरव्यू करा लेंगे और पर्सनल इंटरव्यू, उसमें आप देख सकते हो ये 50 नंबर का इंटरव्यू होना है। उसमें आपसे क्या क्या पूछेंगे, वही सब पूछेंगे, आपने क्यों मतलब जो आपने नॉलेज ली ये सारी उसके बारे में पूछेंगे, प्लस पूछेंगे कि आपने यही पोस्ट क्यों सिलेक्ट किया, इसी फील्ड में आप लोगों को क्यों जाना है, यही सारी चीज़ें। अब देखिए कोई भी जॉब देता है तो इतने सारे सवाल वो करता ही है, ठीक है। बेसिकली कोई भी अपने आप को रिक्रूट करेगा आप लोगों को, तो उसका ये वो ये पूछ सकता है, क्योंकि वो आप लोगों को सैलरी देगा, आप लोग उस काम करोगे और आपको बेनिफिट अलाउंस ये सब देगा, तो इसलिए उसका राइट है कि वो अपनी कंडक्टिंग बॉडी है, जितने भी वो पैनल लोग होंगे वो इंटरव्यू में ये सब पूछ लें। तो 50 मार्क्स में आपका एग्जाम होना है, तो वो आपसे जॉब से ही जुड़े हुए, कोई बाहर के ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि आपकी हॉबी क्या और ये सब नहीं होता है। सिर्फ इंटरव्यू मतलब यही है कि आप लोगों से इस जॉब से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जो लोग बुलाए जाएंगे वो 3 टाइम्स, यानी कि लगभग 2000 के लगभग लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो आप समझ लो कि 600 वैकेंसी में भी सिर्फ पूरे इंडिया से 2000 लोग ही इसमें जाने हैं इंटरव्यू में।
बाकी लोगों का तो वो लोग बाहर हो जाएंगे। टॉप के 2000 लोग ही इंटरव्यू में कहीं ना कहीं जाएंगे। 2000 एक एक्चुअल नंबर नहीं है, आप जानते ही हो 600 वैकेंसी हैं, तो कहीं कहीं वो 1800 के करीब ही वो 3 टाइम्स हो जाता है। अब इसी तरीके से इन्होंने डिसाइड किया होगा कि हम लोगों को एग्ज़ाम में कितने लोगों को पास करना है, कितने टाइम सब लोगों को हमें एग्ज़ाम से आगे भेजना है, वो भी इनका पहले से फिक्स होगा, तो उसको भी आप लोग देख लो। ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, कितने मार्क्स का होगा, वो आप देख सकते हो। आप अगर ये पूछो फाइनल सिलेक्शन किस बेस पर होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा आपके एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पर। और या अगर मान के चले इंटरव्यू नहीं हुआ तो डायरेक्ट एग्जाम के बेस पर हो जाएगा। अगर इंटरव्यू भी हुआ और मान के चले ग्रुप डिस्कशन भी हुआ और एग्जाम नहीं हुआ, तो आपका बाकी चीज़ों के बेस पर जो है सिलेक्शन होगा। बेसिकली जितने स्टेज होंगे उन्हीं के बेस पर सिलेक्शन होगा। इंपॉर्टेंट नोट है आप सभी के लिए, इसको रीड करें। एग्जाम सेंटर में लोगों को एक बार बताता चलूँ, देखिए एक बार कट ऑफ का आप देख लो, यहाँ पर बताया गया है आपको मिनिमम मार्क्स लाने होंगे यहाँ पर इसको पास करने के लिए, इस एग्जाम को। ठीक है, एग्जाम सेंटर में आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम को आपको देखने को कब मिल जाएगा, ये एग्ज़ाम आपको मार्च अप्रैल में हो जाएगा। यानी आप मान लो नेक्स्ट मंथ इसका एग्ज़ाम होना है। ये एग्ज़ाम आपको मैं बता दूं, ये 15 मार्च के करीब हो जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम 15 मार्च के आसपास कहीं ना कहीं होगा इसी साल में। और इसमें आपको बता दूं, दिल्ली जगह के एनसीआर में जितने एरिया हैं, चंडीगढ़, मोहाली, लखनऊ, कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, ये टोटल 12 ऐसे बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी जगहें हैं इंडिया देश में जहाँ पर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अगर आपको सेंटर की संख्या बताऊँ तो सेंटर की संख्या लगभग पूरे सेंटर्स अगर हम मिलाएं तो 100 से ज़्यादा सेंटर पूरे इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक बार ये सारे पॉइंट एक बार सभी लोग रीड करें जिससे कि आप लोगों को सारी चीज़ें खुद भी समझ आए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, इंटरव्यू के समय आप लोगों को क्या क्या दिखाना है मैं आपको बताता हूँ। एक तो इंटरव्यू का कॉल लेटर होता है, एडमिट कार्ड होता है बेसिकली इंटरव्यू का, वो आपको दिखाना होगा। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, सेमेस्टर मार्कशीट, डिग्री, और इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटोज़, और ये सारी चीज़ें, फॉर्म का प्रिंट आउट, ये सब चीज़ें आपसे मांगी जा सकती हैं। बाकी आप लोग इन पॉइंटों को एक बार देख सकते हो। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है भाई, अप्लाई बहुत सिंपल है। कैंडिडेट अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर ले। रजिस्ट्रेशन के बाद सारी डिटेल अपना डाल दे, नाम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी कुछ उसको पता है, जो भी डिटेल मांग रहे हैं रजिस्ट्रेशन में वो डाले। उसके बाद उसको सबमिट करेगा, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाले, अपना पासवर्ड जो वो बना रहा है वो डाले, उससे लॉग इन कर जाए। उसके बाद अपना फोटो साइन अपलोड कर दे। कास्ट सर्टिफिकेट अगर वो किसी भी रिजर्वेशन में है पूरे इंडिया में उसको अपलोड कर दे। प्लस उसके बाद वो अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल डाल दे, किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहा है वो डाल दे, एक्सपीरियंस कहाँ उसने किया, कि एक्सपीरियंस की जुड़ी हुई सारी बातें डाल दे। उसको जहाँ भी उसने एक्सपीरियंस करा कितनी सैलरी मिल रही थी, सैलरी स्लिप अपलोड कर दे अगर मांगी जाती है। इसके बाद वो फीस जमा करे फॉर्म की, और फॉर्म को जमा करके फॉर्म का प्रिंट ले ले। अगर 2-4 डिटेल और उससे मांगी जा रही है तो वो भी वो दे दे। इस तरीके से अपलोड हो जाएगा सारा कुछ और फॉर्म जमा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से होगा। फीस कितनी लेंगे, 850 रुपये लेंगे अगर आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो। अगर आप SC ST डिसेबल्ड हो तो 175। अगर इसके अलावा कोई भी वर्ग आपका है, अगर इसके अलावा आप किसी भी चीज़ में आ रहे हो, तो अगर आप इसमें नहीं हो ना, इन चीज़ों में नहीं हो, इसके अलावा आप कुछ भी हो, तो आप इसके हिसाब से फीस दोगे, यानी 850 दोगे। ठीक है, अब आप कहोगे इनमें से तो हम कुछ है ही नहीं, हम कुछ और ही हैं, तो अगर आप कुछ और हो तो आप लोग 850 रुपये दो। ठीक है, ये सब रहेगा आपका। एप्लीकेशन प्रोसीजर तो सिंपल है, मैंने आपको बताया, आप एक बार यहाँ से देख लो। ठीक है, पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, और जो भी आपका रहता है कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, बहुत सारे जो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं आज के समय पे, उससे आप पेमेंट कर देना। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए पॉइंट है, रीड कर लो। और एम्प्लॉय कहाँ सर्व होगा तो मैं बता दूँ, जहाँ भी बैंक सर्व कर दे आपको, जिस भी ब्रांच में सर्व करेगा, जिस भी ऑफिस में आप लोगों को भेजेगा बैंक, वहीं पे आप लोगों को आपको जॉब देनी है। अगर आप नहीं जाते हो तो ऐसे में आप लोगों को पहले ही बता देना है कि आप नहीं देंगे, हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं लेनी। तो मैं आपको साफ बता दूं, बैंक आपको इंडिया में कहीं भी भेज सकता है, बैंक के ऊपर ये सारा कुछ डिपेंड है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए लिखे हुए, एक बार इसको रीड करें। एक्शन आपके खिलाफ हो जाएगा अगर आप लोग चीटिंग कर रहे हो या मिस यूज़ कर रहे हो, मिस गाइड कर रहे हो पूरे प्रोसेस को रिक्रूटमेंट के, तो आपके खिलाफ बहुत कुछ हो सकता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सारी लिखी हुई हैं,
आपको देख लेना है, फ़ोटो, साइन, थंब इम्प्रेशन कैसे अपलोड होंगे, क्या क्या अपलोड होगा, वो सब आप यहाँ से एक बार देख सकते हो। थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। ये फॉर्मेट है, ये उन कैंडिडेट का फॉर्मेट है जो लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे, तो ये आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए, ठीक है। ये SC ST का फॉर्म, ये हमारा SC, देखिए SC ST वालों का फॉर्म है। अगर आप SC ST में हो तो आप इस फॉर्म को लगा देना। ये पहले से ही आपका अप्लाइड होना चाहिए। अगर आपके पास अभी नहीं है, आपके पास समय नहीं है कि आप नया बनवा लो, तो आप लोग जनरल से फॉर्म भर देना ऐसे में। ये डिसेबल्ड वालों का फॉर्म, ये मल्टीपल डिसेबिलिटी वालों का फॉर्म अभी दिखेगा आप लोगों को। ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया। अब आप कहोगे सिलेबस, तो सिलेबस आपने जैसा कि देखा टॉपिक आपको दे दिए गए हैं। इसका डिटेल्ड सिलेबस अगर आपको मिलता है, अगर आपका यूनियन बैंक देता है, तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। हालांकि इसमें कोई सिलेबस डिटेल्ड आने की उम्मीद नहीं है। आप लोगों को जो टॉपिक दिए हैं उसको आप लोग रेडी करो। सिंपल सी बात कहूँगा, जो आपकी पोस्ट से जुड़ी हुई बातें क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों से मास्टर PhD लेवल तक की भी आ जाएंगी। लेकिन जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज है, कॉम्प्रीहेंशन और ये सब जो भी आ रहा है, इसमें मैं आपको साफ साफ यही कहूँगा कि इसमें जो भी क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो आपका 12th या ग्रेजुएशन से ऊपर तो नहीं जाना है, इतना ही रहेगा, ठीक है। हालांकि इसका डिटेल टॉपिक अभी नहीं आए हैं कि क्या क्या आएंगे, इन टॉपिक्स के अंदर भी क्या क्या पूछा जाएगा वो अभी नहीं आया। आप इसका वेट मत करो, क्योंकि अगले महीने ही एग्जाम हो जाना है। तो आप लोग जैसे भी जहाँ जहाँ से मिले सिलेबस देख के, पिछले बार वालों का देख कर, आपके क्वेश्चन पेपर्स को थोड़ा देख कर तैयारियाँ कर लो और इसी रिक्रूटमेंट को निकाल लो, जिससे कि आप ये 606 लोगों को वैकेंसियाँ मिल जाएँ। पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस किया है मैंने। मैं आता हूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे। आप देखोगे यहाँ से अप्लाई करना होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फॉर्म भरने का, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। आप लोग फॉर्म जाकर इस तरीके से भर लेना। एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा, आप लोग उससे भी फॉर्म भर सकते हो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट रहा हो पूरे इंडिया का, किसी भी कैंडिडेट का पूरे विश्व में, आप लोग कमेंट में बताओ और इस जानकारी को पूरे विश्व में शेयर करो, खासकर इंडिया के एक एक लोगों तक। चलिए मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।